जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वजी हसन अलवीज़ हियर एंड यू वाचिंग अलवी लॉ एसोसिएट्स एलएलबी पार्ट 3 और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम पढ़ रहे हैं। आज का जो टॉपिक है इट इज़ रिलेटेड टू क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट्स। हम देखेंगे कि क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट से क्या मुराद है। अगर क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट से की बात करें तो बेसिकली असल में कोई एज सच कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते। ये एक ऑब्लिगेशन होती है, ये एक ड्यूटी होती है जो कि अदालत की तरफ से या कह लें लॉ की तरफ से अप्लाई की जाती है पार्टीज़ पे। जैसे कि मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दे देता हूँ इसकी। मतलब इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा दो पार्टीज़ का, इसमें कोई ऑफ़र नहीं थी, कोई एक्सेप्टेंस नहीं थी, ठीक है। तो इवन देन अदालत जो है वो ऑब्लिगेशन लगाती है पार्टीज़ की कि आपने ऐसा करना है। कैसा करना है, मैं एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज मैंने जो है वो गलती से किसी के अकाउंट में कह लें कि 50,000 रुपया ट्रांसफ़र कर दिया। अब मैंने जिसको 50,000 रुपया ट्रांसफ़र किया है उसके साथ मेरी कोई ऑफ़र एक्सेप्टेंस कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी किस्म का नहीं था, ठीक है। ये मिस्टेकनली 50,000 जो है वो उसको सेंड हो गया है। तो जिसको सेंड हुआ है अदालत उस बंदे पे ऑब्लिगेशन लगाती है, उस बंदे पे ड्यूटी लगाती है कि तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम पे बैक करो ये जो 50,000 है, 50K जो गलती से तुम्हें आ गया है, ये 50K तुम वापस अलवी साहब को पे करो, ठीक है। ये तुम्हारी ड्यूटी है। इवन देन या इवन दो कि हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, मेरा उस बंदे के साथ जिसको 50,000 गया है उसके साथ कोई किसी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ना ही वो ड्यूटी बाउंड था किसी चीज़ के लिए, ना ही मैं ड्यूटी बाउंड था किसी चीज़ के लिए, लेकिन मैंने जो है वो कोई पेमेंट कर दी। तो अदालत कहती है या लॉ कहता है कि वो बंदा ड्यूटी बाउंड है कि वो आपको पे बैक करेगा, ये उस पर ऑब्लिगेशन लगा दी गई है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट्स। तो असल में ये कोई कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते, बेसिकली ये एक ऑब्लिगेशन होती है बाय लॉ, ठीक है। अब जो है वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं कि जब आपका किसी बंदे के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था लेकिन इवन देन जो है वो बंदा आपको पे करेगा या उसको जो है वो पे करना पड़ेगा, लॉ उसको बाइंड करेगा। ये कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं, ये सारा आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। कहता है जी, अ क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ रियल कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट पीछे पढ़ते आए हैं कि एक पार्टी ऑफर करती है, दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करती है, देन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो कहता है असल में इसमें ऐसी कोई चीज़ इन्वॉल्व नहीं होती, बट इट इज़ अ लीगल ऑब्लिगेशन। ये क्या है, ये एक लीगल ऑब्लिगेशन है, मतलब आपकी एक लीगल ड्यूटी है जो कि आप पे इम्पोज होती है, ठीक है। ये लीगल ड्यूटी है क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ की तरफ से ये क्रिएट की जाती है, लॉ आपको बाइंड करता है। टू प्रिवेंट वन पर्सन फ्रॉम टेकिंग अनफेयर बेनिफिट एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर, यानी इस चीज़ से बचाना होता है कि एक बंदे के एक्सपेंस पे दूसरा बंदा अनफेयर बेनिफिट ना ले जाए। जैसे मैंने 50,000 रुपया सेंड किया था तो वो 50,000 मेरा था, तो उससे दूसरे बंदे का बेनिफिट हो जाना था अनफेयर, ठीक है। हालांकि मेरा उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। तो यहाँ पे लॉ जो है लीगल ऑब्लिगेशन लगाता है उस बंदे पे, लीगल ड्यूटी लगाता है कि तुमने इवन दो आपका उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है स्टिल तुमने वो पे बैक करना है। कहता है जी, इन अ क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट देयर इज नो ऑफर और एक्सेप्टेंस, कोई ऑफर या एक्सेप्टेंस वगैरह नहीं होती। येट द लॉ ट्रीट्स द सिचुएशन लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन फिर भी लॉ जो है इस सिचुएशन को कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही ट्रीट करता है। किस लिए, टू इंश्योर जस्टिस एंड फेयरनेस बिटवीन द पार्टीज, ताकि इंसाफ जो है उसको प्रमोट किया जा सके, दो पार्टीज जो हैं उनको इंसाफ दिया जा सके। मतलब एक से अगर मिस्टेकनली कुछ ऐसा हो गया है तो उसके राइट को प्रोटेक्ट किया जाए। तो जैसे लॉ के अंदर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक पार्टी बाउंड होती है ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, वैसे ही लॉ इस सिचुएशन को लेता है कि चाहे आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं था फिर भी आप ड्यूटी बाउंड हैं, आपने ये पे बैक करना है। रेलिवेंट प्रोविजंस की बात करें तो सेक्शन 68 है, 69 है, 70, 71 एंड 72 डील्स विद दिस कंसेप्ट। मीनिंग ऑफ क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट, क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है अकॉर्डिंग टू सालमन। कहते हैं जी, क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स एट ऑल, ठीक है। बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते लेकिन लॉ इनको ट्रीट एज अ कॉन्ट्रैक्ट करता है।
बट दे आर ऑब्लिगेशंस विच द लॉ क्रिएट्स इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट। कहता है लेकिन ये क्या होती हैं, ये कोई ऑब्लिगेशंस हैं, ठीक है, ये कोई लीगल ड्यूटी है जो कि लॉ इम्पोज करता है इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, के जहाँ पे दो पार्टीज के दरमियान कोई एग्रीमेंट नहीं था, इवन देन कोई एक पार्टी जो है उसको सफ़र करना पड़ रहा है, तो दूसरी पार्टी को लॉ जो है वो ड्यूटी बाउंड करता है, ऑब्लिगेशन लगाता है कि तुम ये पार्ट अपना परफॉर्म करो ताकि दूसरे बंदे का अनफेयर नुकसान ना हो, लॉस ना हो। देन है डेफिनेशन ऑफ क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट्स, के ये जो क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इसको डिफाइन किस तरह से कर सकते हैं। अ क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन ऑब्लिगेशन, ठीक है, ये क्या है, ये ऑब्लिगेशन है। जैसे मैंने आपको लेक्चर के शुरू में ही बता दिया कि बेसिकली ये कोई कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते, ये लॉ की तरफ से ऑब्लिगेशन होती है, ड्यूटी होती है इम्पोज्ड बाय लॉ, जिसको लॉ इम्पोज करता है टू प्रिवेंट अनजस्ट एनरिचमेंट, ताकि कोई आप गैर मुनसिफाना एनरिचमेंट ना ले लें। मतलब क्या है कि एक पार्टी के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं था, उसने आपको पैसे देने भी नहीं थे, फिर भी आप जो है 50,000 आपको आ गया, तो आप कहें नहीं जी ये तो बस आ गए आप। कहते इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन द कंसेंट ऑफ द पार्टीज बट इट इज़ ट्रीटेड लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर जस्टिस एंड फेयरनेस। तो इसमें पार्टीज़ की जो है वो कंसेंट वगैरह तो शामिल नहीं होती, लेकिन स्टिल इसको आप एज अ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डील करते हैं, एज अ कॉन्ट्रैक्ट इसको तस्वुर करते हैं ताकि किसी की पार्टी का कोई नुकसान ना हो, उसको नुकसान से बचाने के लिए। कंसेप्ट ऑफ क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट आप ऊपर पढ़ चुके हैं, एग्जांपल हम देख लेते हैं। कहता है जी इफ़ ए मिस्टेकनली पेज 5,000 टू बीज अकाउंट, ए जो है उसने मिस्टेकनली 5,000 रुपया जो है वो बी के अकाउंट में शेयर कर दिया, ठीक है। बी इज़ लीगली बाउंड टू रिटर्न द मनी, अब बी जो है वो लीगली तौर पे बाउंड है कि वो ए को ये वाले पैसे रिटर्न करे, ठीक है, वापस करे। अब यहाँ पे बी का कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है ए के साथ, ठीक है, लेकिन ए ने पैसे जो अकाउंट में भेजे वो मिस्टेकनली गए, लिहाजा बी इज़ ड्यूटी बाउंड टू पे बैक ए, ठीक है। ये कौन ड्यूटी लगाता है, इसकी लॉ ड्यूटी लगाता है। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन ये लॉ की तरफ से एक ऑब्लिगेशन है, ये लॉ की तरफ से आपकी एक ड्यूटी है, और लॉ इसको एज अ कॉन्ट्रैक्ट ही ट्रीट करता है ताकि बी को बाउंड बनाया जा सके कि तुमने जैसे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर को बंदा अपनी ड्यूटी परफॉर्म करता है वैसे ही तुमने कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे ही समझना जैसे ही तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है और इसमें तुम ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हो, मतलब पैसे वापस भेज रहे हैं। तो ये है क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट। अगर शो फॉर क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट का समझ आ गई है, कंसेप्ट समझ आ गया है, तो से यस इन द कमेंट सेक्शन। नेचर की अगर बात करें तो नेचर में सारी चीज़ें जो अब तक बताई हैं वही आप बिल्कुल आसानी से एक पैरे में लिख सकते हैं कि क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट्स इन नेचर आर नॉट रियली कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, मतलब रियल में ये कोई कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, बट दीज आर द ऑब्लिगेशंस, ठीक है। ये क्या हैं, ये कोई ऑब्लिगेशंस हैं सेटल्ड बाय लॉ, जिनको लॉ जो है वो सेट करता है, ठीक है। किस लिए सेट करता है, ताकि कोई पार्टी जो है वो अनफेयरली जो है वो एनरिचमेंट ना ले ले, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है और कोई अनफेयर गेन वो ना ले रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है ये क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया। नेचर में ये लिख दीजिएगा। फिर हेडिंग है क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट्स आर प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट्स और नॉट, कि क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं ये प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या नहीं, तो आंसर है नो, ये कोई प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, बल्कि ये ऑब्लिगेशंस हैं, और ये ऑब्लिगेशंस किसकी तरफ से हैं, लॉ की तरफ से। लॉ कहता है कि इसको आपने ऐसे ही परफॉर्म करना है जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, मेरा नहीं ख्याल बताने की ज़रूरत है, बेसिक प्रिंसिपल देख लीजिएगा। हम मेन चीज़ की तरफ आते हैं कि जो इस क्वेश्चन में पढ़ने वाली, बाकी वही चीज़ें हैं जो मैंने पढ़ा दी हैं, पैराज आप देखेंगे समझ आपको आ जाएगी। काइंड्स ऑफ क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, जो क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं, किस किस तरह की ऑब्लिगेशंस ये आप पे आ सकती हैं। सेक्शन 68 कहता है सप्लाई ऑफ नेसेसरीज, ठीक है। सप्लाई ऑफ नेसेसरीज से क्या मुराद है, कोई ज़रूरत की अशिया है, कोई फूड है यानी खाना है, कोई मेडिसिन है, वो आप किसी ऐसे बंदे को प्रोवाइड करते हैं कि जो बंदा पे करने लायक नहीं है, माइनर है, ठीक है, या कह लेंगे मेंटली तौर पे जो है वो साउंड नहीं है। तो अब आपने तो उसको खाना प्रोवाइड कर दिया है, आपने उसको मेडिसिन भी प्रोवाइड कर दी है, अब आपका तो ये हक बनता है कि आपको पेमेंट मिलनी चाहिए। तो इसके लिए फिर क्या होगा, तो फिर वही क्वाज़ाई ऑब्लिगेशन
कि भाई चाहे आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं था कोई, लेकिन फिर भी एक बंदे ने आपको फूड प्रोवाइड किया है, मेडिसिन प्रोवाइड की है, ठीक है, सप्लाई ऑफ नेसेसरीज मतलब जो ज़रूरत की अशिया थी वो प्रोवाइड की हैं, तो अब उस बंदे का बनता है कि उसको पे किया जाए। तो अब ये तो बंदा माइनर है, ये तो जो है वो मेंटली तौर पे जो है वो साउंड नहीं है, तो ये कैसे पे करेगा, देखते हैं। कहता है व्हेन समवन सप्लाइज एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज टू अ पर्सन, किसी ऐसे पर्सन को इनकैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। कौन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता, हमने पढ़ा हुआ है, एक माइनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता, एक अनसाउंड माइंडेड बंदा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। तो आपने ये जो नेसेसरीज प्रोवाइड की हैं, ये किसी ऐसे बंदे को प्रोवाइड की हैं जो कि माइनर था, जो कि अनसाउंड माइंडेड था। तो फिर क्या होगा, कहता दे कैन क्लेम रीइंबर्समेंट फ्रॉम द पर्सनस प्रॉपर्टी। तो वो जो बंदा जिसने ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की हैं, वो उस माइनर की, उस अनसाउंड माइंडेड पर्सन की प्रॉपर्टी में से अपनी जो एक्सपेंसेस हैं वो डिमांड कर सकता है। एग्जांपल है, कहता है ए सप्लाइज फूड एंड मेडिसिन टू बी, ए ने फूड एंड मेडिसिन बी को सप्लाई की है। अ मेंटली इल पर्सन, और जो बी है ये एक मेंटली इल पर्सन है, ठीक है। ए कैन रिकवर द कॉस्ट फ्रॉम बीज प्रॉपर्टी, तो ए अपनी कॉस्ट जो है बी की प्रॉपर्टी में से रिकवर कर सकता है। ये पहली सिचुएशन है 68 में। 69 है पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन। इससे क्या मुराद है, कहता है इफ अ पर्सन पेज अ लॉफुल अमाउंट ऑन बिहाफ ऑफ एन अदर टू प्रोटेक्ट देयर ऑन इंटरेस्ट, दे आर इंटाइटल्ड टू बी रीएम्बर्स्ड। एक जो है वो मालिक है, ठीक है, ओनर है घर का, ठीक है, और एक है टेनेंट, ठीक है, मतलब किरायादार। अब बिल्डिंग का आ गया टैक्स, ठीक है, तो बिल्डिंग का टैक्स किसने देना है, ओनर ने, ठीक है। लेकिन अगर बिल्डिंग का टैक्स ना दिया तो बिल्डिंग खाली करने का कह दिया जाएगा, तो खाली करने पे किसका नुकसान होगा, टेनेंट का, ठीक है, किरायादार का। तो किरायादार ने अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए, ठीक है, किसी और के बिहाफ पे कोई चीज़ कर दी, लाइक टैक्स देना ओनर ने था, लेकिन दे किसने दिया, टेनेंट ने। और टेनेंट ने ये टैक्स क्यों दिया, ताकि मैं तो मालिक से ले ही लूँगा, मुझे बस बिल्डिंग से ना निकाल दिया जाए। तो यहाँ पे लॉ कहता है कि टेनेंट का यहाँ पे ओनर के साथ टैक्स देने का कोई एग्रीमेंट तो नहीं था, टैक्स देने का कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं था, फिर भी टेनेंट ने गुड फेथ में वो टैक्स जो कि ओनर ने देना था वो टेनेंट ने पे कर दिया। तो यहाँ पे टेनेंट जो है इसका राइट है कि ये वो अपना जो एक्सपेंस है, वो ये जो इसने टैक्स दिया है वो रीइंबर्स कर सकता है, ये वो ओनर से ले सकता है। यहाँ पे ओनर का और टेनेंट का टैक्स देने के हवाले से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, फिर भी टेनेंट जो है वो अपने एक्सपेंस ओनर से ले सकता है, ठीक है। ये है सेक्शन 69। कहता जी अ टेनेंट पेज अनपेड प्रॉपर्टी टैक्स टू प्रिवेंट द गवर्नमेंट फ्रॉम सीजिंग द रेंटेड हाउस। यानी टेनेंट किसी किराए के घर में रह रहा है, ठीक है, और गवर्नमेंट जो है उस घर को सील कर देगी अगर उसका टैक्स ना दिया तो टेनेंट ने क्या किया, उसका टैक्स दे दिया, हालांकि पे वो ओनर ने करना था। ए कैन रिकवर द अमाउंट, तो यहाँ पे ए जो कि टेनेंट था, किरायादार था, वो अपनी अमाउंट रिकवर कर सकता है फ्रॉम द लैंडलॉर्ड ओनर से। क्यों, क्योंकि टैक्स देने की जिम्मेदारी किसकी थी, ओनर की थी, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि ओनर के दरमियान या टेनेंट के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ठीक है, फिर भी टेनेंट ने जो पैसे दिए हैं वो ओनर जो है उसको देने का पाबंद है, इसलिए लॉ जो है वो ऑब्लिगेशन लगाता है, इसलिए इसको क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट, क्वाज़ाई ऑब्लिगेशन बोलते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। सेक्शन 70 है बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेचुशियस एक्ट, ठीक है। अब ये इससे क्या मुराद है, कहता है इफ़ अ पर्सन डज समथिंग फॉर एन अदर, ठीक है, एक बंदा है और वो किसी दूसरे बंदे के लिए कोई एक्ट करता है, नॉट इंटेंडिंग इट एज अ गिफ्ट, और ये काम उसने एज अ गिफ्ट नहीं किया, अगर तो गिफ्ट करेंगे तो फिर तो बदले में आप चाहते ही कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ए ने बी के लिए कुछ किया है, ठीक है, और बी ने उसको जो है वो एक्सेप्ट कर लिया, और ये ए ने जो बी के लिए जो चीज़ की है ये एज अ गिफ्ट नहीं की, ठीक है। तो बी नाउ इज लाइबल टू पे ए, जैसे कि
कहता है एंड द अदर पर्सन बेनिफिट्स, और दूसरे पर्सन को इस चीज़ का फ़ायदा हुआ है, द पर्सन मस्ट पे रीजनेबल कंपनसेशन, तो वो जो पर्सन है जिसका फ़ायदा हुआ है वो रीजनेबल कंपनसेशन उस बंदे को देगा जिसने उसके लिए कुछ किया है। एग्जाम्पल है ए बिल्ड अ वॉल ऑन बीज लैंड बाय मिस्टेक, ए ने बी की ज़मीन में गलती से मिस्टेकनली जो है वो वॉल बना दी, एंड बी एक्सेप्ट्स द यूजेस एंड बी एक्सेप्ट्स एंड यूजेस द वॉल, बी ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया और उस दीवार को यूज़ भी कर लिया। बी मस्ट कंपनसेट ए, तो यहाँ पे बी जो है वो ए को क्या करेगा, कंपनसेट करेगा, क्योंकि यहाँ पे ए ने बी के लिए क्या किया है, एक दीवार बनाई है और उस दीवार से बी का फ़ायदा भी हुआ है, तो बी नाउ कंपनसेट ए। 70 सेक्शन 70। तो यहाँ पे ए का और बी का आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ठीक है। ए ने कोई चीज़ कर दी तो अब बी के ऊपर ऑब्लिगेशन है, ठीक है, विया क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट कि ये ए को क्या करे, पे करे, ठीक है। ये है क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट, ये जिसको हम ऑब्लिगेशन का नाम दे रहे हैं। फाइंडर ऑफ गुड्स, फाइंडर ऑफ गुड्स नाम से जाहिर है मैं सड़क पे चल रहा था और मुझे किसी का वॉलेट मिल गया, तो लॉ ये कहता है कि अगर सड़क पे चलते आपको कोई वॉलेट मिल जाता है किसी का, तो आपने उसको ऐसे ही उसका ख्याल रखना है जैसे कोई बेली किसी चीज़ का ख्याल रखता है। बेली कौन होता है, आप रेंट पे अक्सर चीज़ें लेके आते हैं, ठीक है, तो आप उन चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि मैं वापस दे के, तो जो है वो आपने बदले में कोई ना कोई आईडी कार्ड उसके पास रखवाया होता है, ये वो, तो मैंने जाकर उसे अपना आईडी कार्ड लेना है, ये वो, ये हिफाजत के साथ चीज़ें रखनी है। तो जैसे कहते हैं जी कोई बेली हिफाजत के साथ चीज़ें रखता है, हाँ जी। तो फाइंडर ऑफ गुड्स कहता है जी अ पर्सन हु फाइंड्स लॉस्ट गुड्स मस्ट टेक केयर ऑफ देम लाइक अ बेली एंड इज एंटाइटल्ड टू रिकवर एक्सपेंसेस फॉर देयर प्रोटेक्शन और रिटर्न, ठीक है। मुझे किसी की कोई चीज़ मिल गई, ठीक है, किसी का लेट्स सपोज फ़ोन मिल गया, तो मैं उस फ़ोन को क्या करूँगा, हिफाजत के साथ रखूँगा। उस फ़ोन को हिफाजत के साथ रखने में मेरा जो एक्सपेंस आया है, जब मैं जिसका फ़ोन है उसको वापस करूँगा तो मैं एंटाइटल्ड हूँ कि उससे वो एक्सपेंस मैं ले सकूँ। एग्जाम्पल कहता है ए फाइंड्स बीज लॉस्ट फ़ोन, ए को बी का गुमा हुआ मोबाइल जो है वो मिला है, एंड स्पेंड्स मनी टू कीप इट सेफ, और ए ने इस फ़ोन को सेफ रखने के लिए कोई पैसे खर्चे हैं, लाइक उसके पास कोई लॉकर नहीं था, उसने लॉकर बनाया है, ताला उसको नया ला के लगवाया है, ठीक है, और मोबाइल जो है वो टूट ना जाए उसको प्रोटेक्टर लगवाया है, बैक कवर लगवाया है, और इस नीयत से अपने पास रखा है कि जैसे ही इसका ऑनर मिलेगा मैं उसको वापस कर दूंगा। तो ये जो उसने एक्सपेंस किया उसकी चीज़ को सेफ रखने के लिए, अब इसका कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है बी के साथ कि तुम मुझे जो है वो पैसे दोगे, लेकिन लॉ जो है वो बी के ऊपर ऑब्लिगेशन लगाता है कि जब तुम उस बंदे से अपनी कोई चीज़ रिकवर करोगे जो कि लॉस्ट हो चुकी थी, तो तुम क्या करोगे, उसको वो एक्सपेंस पे करोगे जो उसका तुम्हारी चीज़ को सेव करने पे आया। ए कैन क्लेम दोज एक्सपेंसेस फ्रॉम बी, तो ए जो है वो एक्सपेंसेस अपने बी से रिकवर कर सकता है। लास्ट पे जो हमारे पास सिचुएशन है वो है जी मनी और गुड्स डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अनड्यू कोरियन। कहता है जी जो चीज़ कोई गुड्स थी, कोई अशिया थी, ठीक है, और कोई पैसे थे वो गलती से मिस्टेकनली जो है वो डिलीवर हो गए। कहता है इफ़ मनी और गुड्स आर डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और फोर्स द रिसिपेंट मस्ट रिटर्न दैम, तो जो रिसिपेंट है मतलब जिसने रिसीव की हैं वो चीज़ें गुड्स एटसेट्रा, वो रिकवर करने का पाबंद है। यहाँ पे उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि वो करेगा, लेकिन लॉ उस पर ड्यूटी लगाता है कि तुम इसको जो है वो वापस करोगे। एग्जाम्पल है जी ए मिस्टेकनली ट्रांसफर्स ₹10,000 टू बीज अकाउंट, वही पहले वाली बात आ गई, बी इज़ लीगली बाउंड टू रिटर्न द अमाउंट, बी जो है वो लीगली तौर पे बाउंड है कि वो अमाउंट रिटर्न करेगा। एंड लास्ट पे वी हैव कंक्लूजन। तो ये था हमारा आज का सिंपल सा आसान सा एक टॉपिक रिलेटेड टू क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट्स। तो बेसिकली ये इटसेल्फ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, इसमें कोई टर्म्स एंड मतलब ऑफर एंड एक्सेप्टेंस नहीं होती है, इसमें पार्टीज की कंसेंट नहीं होती है, लेकिन इसको आप एज अ कॉन्ट्रैक्ट ही जो है वो डील करते हैं, ट्रीट करते हैं, ठीक है। ये था आज का टॉपिक, होपफुली आपको समझ आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह।